नमस्कार। आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसी नदी की जो सिर्फ पानी का एक बहाव नहीं बल्कि एक पूरी सभ्यता की जान है, उसकी जीवन रेखा है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं गंगा की। तो चलिए इस शानदार सफर पर निकलते हैं और इसे और करीब से जानते हैं। तो ये सफर शुरू कहां से होता है? जरा सोचिए, एक विशाल ग्लेशियर, बर्फ की चादर, और वहां से निकलकर ये नदी दुनिया का सबसे बड़ा डेल्टा बना देती है ना कमाल की बात? चलिए इसी अद्भुत सफर को देखते हैं। अच्छा, ज्यादातर लोग सोचते हैं कि गंगा बस एक जगह से निकलती है, लेकिन असल कहानी थोड़ी अलग है। इसकी शुरुआत एक नदी से नहीं बल्कि दो प्रमुख धाराओं से होती है, वो भी उत्तराखंड के ऊंचे ऊंचे पहाड़ों में। तो कौन सी हैं ये दो धाराएं? आइए जानते हैं। तो वो जगह जहां गंगा असल में गंगा बनती है वो है देवप्रयाग। ये बहुत खास जगह है। यहीं पर एक तरफ से गंगोत्री ग्लेशियर से निकलकर आती है भागीरथी और दूसरी तरफ से सतोपंत ग्लेशियर से आती है अलकनंदा। और जब ये दोनों मिलती हैं, बस वहीं से शुरू होती है हमारी गंगा। लेकिन रुकिए, कहानी में एक और ट्विस्ट है। देवप्रयाग में भागीरथी से मिलने से पहले अलकनंदा अकेली नहीं आती। रास्ते में वो 4 और जगहों पर दूसरी नदियों से मिलती है। इन सभी 5 संगमों को मिलाकर ही बनता है पंचप्रयाग। और यही पंचप्रयाग मिलकर गंगा की असली शक्ति की नींव रखते हैं। अब ये जो पंचप्रयाग है ना, इनका क्रम यानी उत्तर से दक्षिण का जो सीक्वेंस है वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। परीक्षाओं में ये सवाल बार बार आता है। तो चलिए एक नजर डालते हैं। सबसे ऊपर सबसे पहले आता है विष्णुप्रयाग, और फिर एक एक करके नंदप्रयाग, कर्णप्रयाग, रुद्रप्रयाग और आखिर में 5वां देवप्रयाग, जहां गंगा का जन्म होता है। पहाड़ों का सफर खत्म होने के बाद गंगा पहली बार जमीन पर मतलब मैदानी इलाके में कहां उतरती है? वो जगह है हरिद्वार। और यहीं से गंगा का वो रूप देखने को मिलता है जिसे हम सब जानते हैं, एक विशाल, शांत और चौड़ी नदी का रूप। और यह सफर कोई छोटा मोटा नहीं है। गंगा की कुल लंबाई है करीब 2500 किलोमीटर, 2525 किलोमीटर, और यही लंबाई इसे भारत की सबसे लंबी नदी बनाती है। अपने इस लंबे सफर में गंगा 5 राज्यों को अपने पानी से सींचती है, उन्हें जीवन देती है। उत्तराखंड से शुरू होकर फिर उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड और आखिर में पश्चिम बंगाल तक। और हां, इसका सबसे लंबा रास्ता उत्तर प्रदेश से होकर गुजरता है। अब जब गंगा अपनी यात्रा के अंत के करीब पश्चिम बंगाल पहुंचती है तो वहां एक बड़ा बदलाव आता है। ये 2 धाराओं में बढ़ जाती है। एक धारा, जिसे हम हुगली कहते हैं, वो पश्चिम बंगाल में ही दक्षिण की ओर बह जाती है। और जो मुख्य धारा है वो पद्मा नाम से हमारे पड़ोसी देश बांग्लादेश में चली जाती है। अब सोचिए, गंगा इतनी विशाल कैसे बनती है? वो अकेले नहीं बहती। उसकी असली ताकत तो उसकी सहायक नदियां हैं, ट्रिब्यूटरीज। जैसे एक बड़ी टीम होती है, वैसे ही कई छोटी बड़ी नदियां इसके दाएं और बाएं दोनों किनारों से आकर इसमें मिलती हैं और इसे और भी विशाल बनाती हैं। और यहां एक बहुत ही दिलचस्प ज्योग्राफिकल पॉइंट है। गंगा में जो नदियां लेफ्ट बैंक से यानी बाएं तरफ से आकर मिलती हैं, वो ज्यादातर हिमालय से निकलती हैं, बर्फ से पिघला हुआ पानी लेकर आती हैं। और जो राइट बैंक से यानी दाईं तरफ से मिलती हैं, वो ज्यादातर प्रायद्वीपीय पठार से आती हैं। अगर हम दाईं ओर से आने वाली नदियों की बात करें तो सबसे बड़ा नाम है यमुना का। यमुनोत्री ग्लेशियर से निकलती है और गंगा की सबसे लंबी सहायक नदी है, जो प्रयागराज में गंगा से संगम करती है। इसके अलावा सोन और पुनपुन जैसी नदियां भी हैं जो दक्षिण की तरफ से आकर गंगा में मिलती हैं। वहीं दूसरी तरफ यानी बाईं ओर से हिमालय से आने वाली बड़ी और शक्तिशाली नदियां हैं, जैसे रामगंगा, घाघरा, गंडक और कोसी। ये नदियां अपने साथ भारी मात्रा में पानी लाती हैं, जो गंगा के बहाव को और भी ताकतवर बना देता है। इनमें से एक नदी है कोसी, जिसका नाम आपने जरूर सुना होगा। इसे बिहार का शोक कहते हैं। क्यों? क्योंकि ये नदी अपना रास्ता बदलने के लिए बदनाम है। इसका कोई भरोसा नहीं कि अगले साल ये कहां से बहेगी, और इसी वजह से बिहार में हर साल भयानक बाढ़ आती है। तो ये तो हुई प्राकृतिक कहानी, लेकिन गंगा के सफर को इंसानों ने भी अपने तरीके से बदला है। हमने इस पर कई बड़े बड़े इंजीनियरिंग प्रोजेक्ट्स बनाए हैं, जैसे कि बांध और बैराज। इसका सबसे बड़ा और शायद सबसे फेमस एग्जाम्पल है टिहरी डैम। ये भारत का सबसे ऊंचा बांध है, सोचिए, सबसे ऊंचा, और ये बना है भागीरथी और भिलंगना नदियों के संगम पर उत्तराखंड में।
फिर जब नदी अपनी यात्रा के आखिर में पश्चिम बंगाल पहुंचती है तो वहां है फरक्का बैराज। इसका काम बहुत जरूरी है। ये पानी के बहाव को कंट्रोल करता है। कुछ पानी हुगली नदी की तरफ मोड़ देता है और बाकी पानी को पद्मा के रूप में बांग्लादेश जाने देता है। चलिए अब चलते हैं गंगा के सफर के ग्रैंड फिनाले की तरफ, इसके अंतिम पड़ाव पर। यहां गंगा अकेली नहीं है, उसका संगम होता है एक और विशाल नदी से, और ये दोनों मिलकर एक ऐसा प्राकृतिक अजूबा बनाते हैं जो दुनिया में कहीं और नहीं है। जी हां, बांग्लादेश में गंगा, जिसे अब पद्मा कहा जाता है, और ब्रह्मपुत्र नदी, जब ये दोनों मिलती हैं तो बनता है दुनिया का सबसे बड़ा डेल्टा, सुंदरबन डेल्टा। इसका नाम सुंदरबन क्यों पड़ा? क्योंकि यहां सुंदरी नाम के पेड़ बहुत ज्यादा पाए जाते हैं। तो इस पूरे सफर से एक बात तो साफ है, गंगा सिर्फ भूगोल का एक चैप्टर नहीं है, ये सिर्फ एक नदी नहीं है, इसका महत्व उससे कहीं ज्यादा है। ये हमारी संस्कृति, हमारे धर्म और हमारी पहचान का एक अटूट हिस्सा है। और इसी महत्व को पहचानते हुए सरकार ने भी इसे खास दर्जा दिया है। 2008 में गंगा को हमारी राष्ट्रीय नदी घोषित किया गया था। सिर्फ इतना ही नहीं, इसमें रहने वाली डॉल्फिन को राष्ट्रीय जलीय जीव बनाया गया। और हां, इसकी सफाई के लिए 2014 से नमामि गंगे जैसा बड़ा मिशन भी चल रहा है। अगर इसके असर का अंदाजा लगाना है तो बस ये एक फैक्ट काफी है। गंगा और उसकी सहायक नदियों का पूरा तंत्र, जिसे हम गंगा बेसिन कहते हैं, वो भारत के कुल जमीनी हिस्से का 26% है। सोचिए, 1/4 से भी ज्यादा। ये करोड़ों लोगों को पानी, रोजगार और जिंदगी देता है। तो गंगोत्री के ग्लेशियर से लेकर बंगाल की खाड़ी तक ये सफर हमें यही दिखाता है कि गंगा सिर्फ नक्शे पे खींची एक नीली लकीर नहीं है, ये एक जीती जागती विरासत है। तो आखिर में एक सवाल सोचना तो बनता है कि क्या गंगा महज